नमस्कार। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। अगर हम तपती धूप में घूम रहे हों और कोई ठंडा बढ़िया मीठा पानी पिला दे तो अच्छा लगता है। अगर हम रेगिस्तान में हों और कोई पानी का स्रोत दिख जाए तो अच्छा लगता है। ऐसा ही अच्छा हमें तब भी लगता है जब देश की राजनीति में बयानों में जहर घुल गया हो, बयानों का स्तर नीचे गिर गया हो, एक दूसरे पर वार करने का, कटाक्ष करने का, आरोप लगाने का कोई मौका न छोड़ा जा रहा हो। और ऐसे में अगर विपक्ष के नेता भी देश के साथ सुर मिला लें, देश के बारे में बात करें तो अच्छा लगता है। यह आप समझ गए होंगे कि आज किस बात को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम राजनीति के बुरे पक्ष को, स्याह पक्ष को लगातार उजागर करते हैं। पत्रकारिता में होता भी यह है कि कोई बुरी बात होती है, कोई ख़राब बात होती है तो हम लगातार उसको प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते। फलाने नेता ने यह कह दिया, उसने ख़राब कह दिया, तेज प्रताप ने कोई फ़ोटो लगा दिया, कोई विजय शाह ने बयान दिया, और ये सब ऐसी बातें हैं जो नकारात्मक होती है लेकिन बतानी ज़रूरी होती है। और हम उस तरफ ही पहले दौड़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देखी सुनी पड़ी जाती है, उसको उजागर भी किया जाना चाहिए और टीआरपी का मसला तो खैर होता ही है। लेकिन ऐसे में जब कुछ अच्छा काम होता है, अच्छी बात होती है, तो हम उस तरीके से प्रमुखता उसको नहीं देते हैं। और इस बात को समझो में यही बात इसलिए, कुछ चेहरे जो आपने लगातार टीवी पर देखे होंगे, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम हमले के बाद से लगातार जिस तरीके से वो मुखर हैं। शशि थरूर, हरदिल अजीज़, कई कारणों से अलग अलग तरह से मशहूर, उनकी अंग्रेज़ी मशहूर, उनकी वोकैबुलरी मशहूर, उनका एक अलग तरह का अंदाज़ है वो मशहूर। लेकिन कुल मिलाकर अपनी पार्टी लाइन से भी अलग जाकर जिस तरीके का रुख उन्होंने अपनाया, उनका नाम ही प्रस्तावित नहीं था कांग्रेस की तरफ से, और उसको लेकर भी राजनीति खूब हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि आज देश को मेरी ज़रूरत है। जिस तरह के हमले से, जिस दौर से हम गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, उसमें देश के साथ खड़े रहना ज़रूरी है और दुनिया को ये बताना ज़रूरी है कि हम ये सब नहीं सहेंगे। और वो गए हैं और विश्व मंच पर प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कई अन्य कारणों से चर्चा में रहे, उनकी एक अलग तरह की राजनीति, बयानबाजी रही। और कश्मीर वैसे भी हम लोगों के लिए एक बड़ा गंभीर और संजीदा मसला है। लेकिन इन दोनों पिता पुत्र के भी जो बयान आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला तो खैर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के साथ खड़े होकर बयान दिए, पहलगाम हमले के बाद भी जिस तरह के बयान दिए, यहाँ तक कि खुद वहीं उनके राज्य में उनके विपक्ष से महबूबा मुफ्ती ने बहुत अलग अलग तरह के उन पर आरोप लगाए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि महबूबा मुफ्ती तो पाकिस्तान के लिए बात कर रही हैं, हमें देश के लिए बात करनी है। और फिर ताज़ा बयान में तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि अब सब कुछ ठीक है, कश्मीर आपका इंतज़ार कर रहा है। भोलेनाथ बाबा यानी अमरनाथ यात्रा का जिक्र उन्होंने कहा कि वो आपका इंतज़ार कर रही है और आप ज़रूर आइए। इन सारे बयानों को देखना, सुनना, समझना अच्छा लगता है। दरअसल देश की सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की खबरें तो हर रोज़ आती हैं, लेकिन पिछले एक महीने से ऐसी बहुत सारी बातें विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहीं और अलग अलग जगहों से सुनने में आई, जिनकी चर्चा ज़रूरी है, बात को समझना ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे बयान हमें कम ही देखने सुनने को मिलते हैं। एक उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम लगातार गिनाते हैं कि जब उनको नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भेजा, और उससे दुनिया भी अचंभित रह गई कि यार आप विपक्ष के नेता होकर कैसे अपने देश की तरफ से प्रतिनिधि बनकर, नेता बनकर आते हो। यही भारत है, यही भारत का रंग है। लेकिन ये रंग पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो कुछ बुरा हुआ, लोगों की जानें गई, ऑपरेशन सिंदूर हमें करना पड़ा मजबूरी में, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उसी राजनीति के बैटन को थामकर कुछ नेता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र अपवाद बनकर नहीं रहे हैं, नए नए चेहरे हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। और इस सूची में जो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे हैं उनमें हैदराबाद के सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। साथ ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। इनके अलावा भारत द्वारा पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजे गए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी तमाम नेता जिस मजबूती से, जिस मुखरता से भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो हमें सुकून देता है, अच्छा लगता है। क्योंकि अक्सर वो तस्वीरें हमने देखी कि विपक्ष के बड़े नेता, वो अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विदेश में जाकर लगातार भारत की बुराई करते हैं, भारत की कमियां और खामियां गिनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, भारत में कमियां हैं, खामियां हैं, दिक्कतें हैं। हम उन दिक्कतों के साथ जीने और उनसे लड़ने को तैयार हैं। बल्कि भारत की जनता स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी, अच्छाई से आपके साथ खड़ी रहेगी अगर आप देश के भीतर इन बुराइयों को लगातार गिनाएं, सत्ता पक्ष को घेरें और सत्ता पक्ष को मजबूर करें कि वो केवल अपने जो बहुमत मिला है उसके साथ किसी और दुनिया में न खो जाएं, वो पटरी पर बने रहें। ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है और मजबूत विपक्ष ही
लोकतंत्र की पहली शर्त भी होता है। लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं तब आप किसी कांग्रेस, किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी जनता दल, किसी वाम मोर्चे का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते हैं, आप भारत का, भारत देश का, भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इतनी छोटी बात अगर ध्यान में रह जाए तो शायद हम और बेहतर तरीके से दुनिया के सामने अपनी बात को रखेंगे और मजबूती से एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आएंगे। इसी वजह से ओवैसी के बयानों की पाकिस्तान तक में चर्चा हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश के कई नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरह से देश का पक्ष रखा है, उसकी सराहना होनी ही चाहिए। इस कड़ी में जिस नेता की सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो मैं कह भी रहा हूं लगातार, असदुद्दीन ओवैसी, उन्हीं के कुछ बयानों से करते हैं। ओवैसी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बने प्रतिनिधिमंडल के साथ कुवैत रवाना हो गए हैं। यहां उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। हालांकि उनकी तरफ से पड़ोसी देश पर तंज का सिलसिला नया नहीं है, वो हमेशा पाकिस्तान को लेकर इसी तरह से हमलावर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद से ही विपक्ष के इस नेता ने, यानी असदुद्दीन ओवैसी ने, पाकिस्तान और उसकी तरफ से फैलाए जा रहे आतंकवाद को आड़े हाथों लिया है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताते हुए कहा कि यह इंसानियत के खिलाफ है। उनका कहना था कि देश के लिए यह बर्बरता एक गंभीर चेतावनी है और सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, यह तो दरिंदगी है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इस घटना से सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों को हो रहा है, क्योंकि यहां से पर्यटक चले गए। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसका करारा जवाब दे। यही हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा। इसी तरह 27 अप्रैल 2025 को ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान भारत से आधा घंटा नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है और उनके इस तरह के तंज जो हैं वो चर्चा में रहते हैं। इसी तरह भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे दिया, तो ओवैसी ने कहा कि ये पाकिस्तानी ऑफिशियल भीख मंगे हैं। उन्होंने IMF से $1 अरब का कर्ज लिया है। IMF दरअसल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं है, वे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मिलिट्री फंड दे रहे हैं। मतलब IMF दरअसल इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड है और वो आतंकवाद के लिए फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान की। अमेरिका, जर्मनी और जापान इसके लिए सहमत कैसे हो गए, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और पाकिस्तान यह भी नहीं जानता कि अर्थव्यवस्था चलानी कैसे है। आप लोग वहां बैठे हैं और हमें बता रहे हैं कि इस्लाम क्या है, लेकिन आपके पास यहां शांति को बिगाड़ने, हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष पैदा करने के लिए केवल गलत नीतियां हैं। ये बहुत ही स्पष्ट और मुखर बोल हैं असदुद्दीन ओवैसी के। 10 मई 2025 को ओवैसी ने पाकिस्तान को इस्लाम विरोधी मुल्क बता दिया और कहा कि यह बेगैरत, बेहया और चंद पैसों के लिए दीन बेचने वाले लोगों का देश है, जो चीन जैसे देशों का समर्थन करते हैं, जो मस्जिदों को तोड़ता है। चीन ऐसा देश है जो मस्जिदों को दरअसल तोड़ता है। उस तरफ इशारा ओवैसी का था। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारा। इसी तरह पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जो अब हो गए आसिम मुनीर, उन्होंने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपनी जीत का दावा करने वाली फर्जी तस्वीर भेंट की, तो ओवैसी ने ही सबसे पहले मुखरता से इस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ जोकर्स हैं। जी हाँ, जोकर्स कहा असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानियों को, और ये भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। पाकिस्तान यही सब कर सकता है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, उनके पास अकल भी नहीं है। दरअसल जो भेंट की गई तस्वीर थी वो 2019 के चीन के सेना अभ्यास की थी, जिसमें भारत पर हमला करने की बात बताकर भेंट किया गया था, तो गलत तस्वीर भेंट कर दी और इस पर भी तगड़ा तंज असदुद्दीन ओवैसी ने किया। हम असदुद्दीन ओवैसी के इन सब बयानों को सुनते हैं। Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है।
So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani-Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. तो असदुद्दीन ओवैसी के बाद बात को समझो में आते हैं हरदिल अजीज शशि थरूर पर। जहां शशि थरूर देश विदेश में भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं और अपनी पार्टी को भी उन्होंने ये कहा कि मैं देश ने पुकारा है तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि जयराम रमेश ने उनसे कह दिया था कि उनको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उनकी अंतरात्मा की आवाज ने देश के साथ खड़े रहने के लिए उनसे कहा। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पहलगाम हमले के बाद से खुलकर पाकिस्तान पर निशाना लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने उन्हें अपनी ग्लोबल आउटरीच टीमों में सबसे अहम अमेरिका देश की जिम्मेदारी दी। जी हां, अलग अलग देश तय किए गए हर टीम के लिए, पर शशि थरूर को अमेरिका इसलिए भेजा गया क्योंकि उनको अमेरिका का अनुभव है, संयुक्त राष्ट्र में वो रहे हैं और बहुत अच्छे से बात रखने का सलीका भी वो जानते हैं। उनकी अलग अलग मंचों पर दी गई डिबेट, खासतौर पर ब्रिटेन के खिलाफ जो उन्होंने तंज कसे थे वहां के विश्वविद्यालय में, और ब्रिटेन को जो कहा था कि दरअसल उनको हमें पैसे देने चाहिए कि हमारा सारा पैसा लूट कर ले गए, वो चर्चा भी उस डिबेट की सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए वो अमेरिका गए और उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को घेरा बल्कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया से एकजुट होने की अपील भी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर ने कहा था कि हमने इस कार्रवाई में जो हासिल किया वह साफ है कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपनी धरती पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक ऐसा संदेश भेज रहे हैं कि आप जितना अधिक करेंगे हम आपके पीछे आ रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। तो इसी तरह शशि थरूर ने भी जो बयान दिए हैं उनको बात को समझते वक्त सुनना दिलचस्प होगा। ये अलग अलग बयान हैं। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो में उन बयानों को एक जगह रखा जाए ताकि हमें पता लगे कैसे शशि थरूर भारत में और भारत के बाहर जाकर भी अपने इन बयानों से सभी का दिल जीत रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी की नहीं देश की बात कर रहे हैं। जब पार्टी की बात करना जरूरी होता है तो ये पार्टी की भी बात करते हैं। Conventional means they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere. We are determined now that there's got to be a new bottom line to this. We have tried everything, international dossiers, complaints to sanctions committee, diplomacy, even this joint investigation attempt, everything has been tried. Pakistan has remained in denial. There has been absolutely no conviction, no serious criminal prosecution, no attempt to dismantle the terror infrastructure in that country, and the persistence of safe havens. So from our point of view, this is it. You do this, you're going to get this back. And we have demonstrated with this operation that we can do it with a degree of precision and with a degree of restraint that the world, we hope, will understand. We have a right to self-defense. We've exercised that right. शशि थरूर के इन बयानों के बीच बहुत महत्वपूर्ण बयान वो भी है जिस पर ज्यादा गौर किया जाना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया। जी हां, इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका चर्चा में रही। जिस तरीके से उन्होंने मध्यस्थ बनने का जबरदस्ती दावा किया, घुसे चले आए, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली उनकी जो अदाएं थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो दावा किया वो भारत के लिए निराशाजनक है। ट्रंप की पोस्ट पीड़ित और अपराधी के बीच में एक गलत समानता का संकेत देती है, क्योंकि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक स्तर का अपने ट्वीट में मान लिया था और इस पर उन्होंने कड़ा हमला किया। शशि थरूर ने उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अपने सिर पर आतंकवादी बंदूक तानकर बातचीत नहीं करेगा। तो ये वो सारे बयान हैं जिसको लेकर शशि थरूर मजबूती से भारत का पक्ष रखने के लिए चर्चित हो रहे हैं। I see it as a particular politician wanting to take credit for something, and I can see that the government of India probably said let them take the credit if they want to. But from our point of view, we have made it clear
that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take very long to say yes, because we had never wanted a long war. We had made it very clear on the 7th of May that what we had done was to strike terrorist targets in reprisal for Pahalgam, and the last thing we wanted was to see that as the beginning of a long protracted conflict. So we had said at every stage, we have done our thing, we have sent a message. Now if you react, we will react. If you hit us, we'll hit you back. तो असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर की ही तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी अपने बयानों से चर्चा में हैं। पहलगाम हमले के बाद का उमर अब्दुल्ला का ट्वीट हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद के उनके बयान, सभी में उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी युद्ध नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि स्थिति फिर से सुधरे, लेकिन पहले हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान को अपनी बंदूकें नीचे रखनी होंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की, पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, हमारे यहाँ बेगुनाह लोगों की जान ली गई। हमले के बाद सरकार ने कहा था कि इसका जवाब हम देंगे, अब जवाब सही जगह दिया गया है। हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। अब पहलगाम में पर्यटकों को फिर वापस आने की अपील भी उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। उनकी कैबिनेट की जो अभी बैठक हुई है हाल में ताज़ा, वो भी पहलगाम में हुई है और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पहलगाम में सब कुछ ठीक है। पहलगाम की बैठक एक प्रतीक के रूप में की गई उमर अब्दुल्ला द्वारा। तो ये हम देखते हैं कि किस तरीके से कुछ नेता दलगत राजनीति से, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े हैं। सबसे ज़रूरी यही है कि किसी व्यक्ति का विरोध, किसी पार्टी का विरोध देश का विरोध न बन जाए। कोई भी एक व्यक्ति देश नहीं हो सकता, राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र हम सब 140 करोड़ लोगों का है, उसमें जो व्यवस्था है उसके तहत हम अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं। किसी को सरकार में बैठने का बहुमत मिला है और किसी ने चूंकि उतने वोट हासिल नहीं किए हैं, उतनी सीटें हासिल नहीं की हैं, तो वो विपक्ष में बैठा है। दोनों की अपनी भूमिका है, ये हम सब ने मिलकर ही तय किया है। किसी को भी वोट दिया हो, देश की व्यवस्था के अनुसार ही लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन जब बात देश पर आएगी, हम सरकार की नीतियों से असहमत हो सकते हैं, सरकार के कार्यकलापों की आलोचना और निंदा करने का हमको पूरा हक है, लेकिन जब देश से उठकर कोई बात करता है तो हम सब के दिल में भी भारतीयता उसी तरह से हिलोरे लेती है जिस तरीके से ये सारे लोग बाहर जाकर भी देश के बारे में बात कर रहे हैं। ये भावना बनी रहे, ये भाव बना रहे, क्योंकि हमारी जो चुनौतियां हैं, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने देखा कि हमारा दुश्मन अकेला नहीं है। चीन और तुर्की जैसे देशों ने जिस तरह का समर्थन उसको किया, हथियार दिए, दरअसल वो छद्म लड़ाई थी, पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई थी इन बड़े देशों ने, और ये पूरा षड्यंत्र था भारत को दिखाने, नीचा गिराने का। भारत ने अपनी क्षमता साबित की, इस षड्यंत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया, और इस षड्यंत्र को विश्व मंच पर उजागर करने के लिए अगर विपक्षी नेता भी उतनी ही मजबूती से सुर मिला रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इस तरह के शुभ संकेत बने रहें, इसी कामना के साथ बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।